नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार और कैजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 4 है। सेट 1 का सेक्शन 3 सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड जिसका मोलिकुलर मास 60 गिवन है, डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया गया। शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 0.45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन। अगर ये डाइमर बना रहा हो तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसे सोल्व। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि गिवन वैल्यूज यहां पर पुट करिएगा। W1 इज इक्वल टू 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड का वेट। मोलिकुलर मास अगर यहां पर हम लोग चेक करें तो मोलिकुलर मास M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद में W2 इज इक्वल टू 30 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, सोलवेंट में डिसॉल्व किया, जिसकी वजह से डेल्टा TB की जो वैल्यू आएगी 0.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहां पर ये डेटा गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स, ये वाले कंपोनेंट जिसके अंदर अप्लाई होंगे। क्योंकि यहां पर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन की बात हो रही है तो 1 to फैक्टर I से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले में। और इस फॉर्मूले को देखकर आप लोग ये बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले में डेल्टा TB गिवन है, KB गिवन है, W1 गिवन है, M1 गिवन है और W2 भी गिवन है। यहां से हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है I की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। ये तो था इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1। जब इस क्वेश्चन का आप स्टेप नंबर 2 सोल्व करोगे तो एसिटिक एसिड CH3COOH का मॉलिक्यूल लिया गया और इसका मॉलिक्यूल अपने आप को डाइमराइज करेगा, जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है। CH3COOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब यहां पर कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल, 2 मॉलिक्यूल। 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। ओके, I कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर कैलकुलेट करके बता रहा हूं। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। यहां पर I की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली है और I की वैल्यू जैसे ही आप लोग यहां पर पुट करेंगे ये, तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे अल्फा। ओके, यहां से अल्फा आएगा फ्रैक्शन में और जैसे ही यहां से अल्फा फ्रैक्शन में आ जाएगा, आप उस फ्रैक्शन को 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। क्योंकि इन्होंने पूछा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में आपको आंसर करनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन आपके सामने समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 23 की। 23 के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट।
आपको तो इनमें से एक ही करना था, लेकिन मैं आपको दोनों सोल्व करके बता रहा हूं। राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज यूज्ड इन इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल्स, इनमें यूज होने वाले जो सेल होता है, बैटरी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि एक सेकेंडरी बैटरी का टाइप है। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, और जो कि एक सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये पहले वाला पार्ट इसका समझ गए होंगे। अब इन्होंने सेकंड पार्ट पूछा है, राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर होने वाली जो रिएक्शंस है वो हमें बतानी है। वो रिएक्शन कैसे कैसे होंगे, ध्यान से देखेगा सब बच्चे। अगर मैं एनोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन की बात करूं, एनोड के ऊपर पीबी H2SO4 में से SO4 2 माइनस आयन आएगा, पीबी के साथ कंबाइन करके बनाएगा PbSO4। और क्योंकि ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एनोड पर होने वाली जो रिएक्शंस होती है वो जनरली क्या होती है, ऑक्सीडेशन वाली। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेड स्टोरेज बैटरी में ये रिएक्शन यहां पर एनोड पर होगी। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, तो PbO2 4H प्लस SO4 2 माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस हुए थे वो यहां पर गेन हो जाएंगे, बिकॉज कैथोड पर होता है रिडक्शन। और जैसे ही आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे रिएक्शन को, तो PbSO4 बनेगा और साथ में यहां पर 2H2O बन जाएंगे। जैसे कि आप लोग रिएक्शन में देख पा रहे, पहले वाली रिएक्शन एनोड की और दूसरे वाली रिएक्शन कैथोड की। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो या तो ये करें या फिर ये करें। सेकंड भी मैं सोल्व करके बता रहा हूं, तो कुछ बच्चों ने सेकंड किया होगा और कुछ बच्चों ने फर्स्ट किया होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स H2 गैस एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। राइट ओवरऑल रिएक्शन। हमें यहां पर पोटेंशियल्स गिवन है, Na प्लस का, H2O का, ये सब पोटेंशियल हमें गिवन है। देखो, सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के बीच में होने वाली जो इक्वेशन है वो लिखवा रहा हूं। जब हम एक्वस NaCl के अंदर करंट पास करते हैं, तो एक्वस NaCl अपने आप को आयनाइज करता है Na प्लस एक्वस में और Cl माइनस में। ओके, जो एक्वस NaCl है उसे हम लोग बोलते हैं ब्राइन, NaCl इन वाटर। इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल भी अपने आप को आयनाइज करता है, तो यहां पर साइड बाय साइड ये भी होगा। वाटर मॉलिक्यूल ने अपने आप को आयनाइज किया, OH माइनस एक्वस और साथ में H प्लस एक्वस। अब इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा कि क्लोरीन गैस तो हमें ऑब्टेन होती है एनोड पर, Cl2, और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है कैथोड पर। ओके, क्लोरीन गैस एनोड पर इसलिए ऑब्टेन होती है क्योंकि इस रिएक्शन में जो Cl माइनस है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, उसके कंपैरिजन में अदर का होता है रिडक्शन।
तो इसलिए क्लोरीन गैस वहां पर मिली। ऐसे ही Na+ और H+ में जो Na+, जो ये H+ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए इसका हुआ यहां पर रिडक्शन। ठीक, कॉन्सेप्ट यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि अगर दो हमें सब्सटेंस गिवन हो, दो एलिमेंट गिवन हो और दोनों के हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो, तो जिसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी उसका वही होगा। मीनिंग अगर दोनों के दोनों पोटेंशियल एसओपी गिवन है, एक का SOP2 और दूसरे का SOP3, तो जिसका SOP ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसके कंपैरिजन में दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन। ठीक, यही बात रिडक्शन वाले केस में भी एप्लीकेबल है। ठीक, तो ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने ये रही, आप इसे ऐसे देख सकते हैं। यहां पर ये दोनों Na+ और OH- मिलकर NaOH बना लेते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक, ये सामने आपके रिएक्शन है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका बी पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है यहां पर केमिकल काइनेटिक्स का और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, पहली बात तो ये, और दूसरी बात एग्जैक्टली यही न्यूमेरिकल हम लोगों ने अपनी टेस्ट सीरीज में भी रखा था, सेम बिल्कुल बिल्कुल, यूनिट वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। इक्वेशन गिवन है, दो डेटा गिवन है, सीरियल नंबर 1 2, मतलब दो एक्सपेरिमेंट है, टाइम इनिशियल 0 और फाइनल 100, इनिशियल प्रेशर 0.5 और फाइनल प्रेशर 0.625। ओके, और यहां पर हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। अगर ऐसी टेबल आपको गिवन हो और आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो रेट कांस्टेंट, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रखी है, K = होता है 2.303 अपॉन T log PI अपॉन 2PI माइनस P टोटल। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे 2.303, टाइम यहां पर रहेगा 100, क्योंकि टाइम का डिफरेंस लेना है, 100 - 0 तो बचेगा 100, इनटू PI इनिशियल प्रेशर, ये तो है PI इनिशियल प्रेशर और ये है P टोटल, मतलब फाइनल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो PI की वैल्यू 0.5 अपॉन में 2 × 0.5 और माइनस आएगा 0.625। इसे आप लोग सोल्व कर लेंगे और यहां से K निकल जाएगा और K निकलेगा सेकंड इनवर्स में। यूनिट जरूर लिखनी होती है, कई बार ऐसा होता है कि मार्किंग स्कीम में यूनिट के मार्क्स होते हैं और अगर वो यूनिट नहीं लिखी आप लोगों ने तो मार्क्स यूनिट के हाफ मार्क्स होते हैं, जनरली कट जाते हैं। ठीक, तो लॉग की वैल्यूज गिवन है और फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू पुट कर दी हमने, एक दो स्टेप लगाइएगा, सोल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक इन्वेस्टिगेटरी क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेशन करनी हमें यहां पर, कैसी इन्वेस्टिगेशन करनी हमें यहां पर, इसमें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है ये, हेलो एल्केन हेलोरीन। हमें एक कहानी गिवन है यहां पर, एक थ्योरी सी बना दी इन्होंने और उस थ्योरी में जो फैक्ट्स गिवन है उन फैक्ट को पढ़कर एनालाइज करके अपना कंक्लूजन अप्लाई करके फाइनल आंसर हमें देना है। ठीक, फ्लो चार्ट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ये कंपाउंड है A विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9I विच इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जो कि एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। यहां तक की बात आप लोग समझ गए होंगे। रिएक्ट्स विद एल्कोहलिक KOH, अगर कोई एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करती है तो आपने पढ़ा होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एल्कीन बनती है। ठीक, गिव्स ए कंपाउंड B, एक कंपाउंड B दे रही है, इसका मतलब कंपाउंड B एक एल्कीन है। उसके बाद
कंपाउंड बी, जो कंपाउंड बी बना था, रिएक्ट विद HI टू गिव C। अगर कंपाउंड बी एल्कीन है और वो HI के साथ कर रही है रिएक्ट, तो HI का मोलिक्यूल कंपाउंड बी पर मतलब एल्कीन के ऊपर डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा। और अगर वो एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब बात साफ है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर वो है तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्डेड कार्बन पर HI को ऐड कर दीजिएगा। इसका मतलब जो कंपाउंड यहां पर C बना वो वापस क्या बन गया, एक हेलोएल्केन। और इन्होंने कहा भी है कि विच इज एन आइसोमर ऑफ A। C और A आपस में आइसोमर है, मतलब अगर A एल्काइल हैलाइड है तो C भी एल्काइल हैलाइड है। ठीक, अच्छा आगे लिखिए, व्हेन A इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स ए कंपाउंड DC8H18। A क्योंकि एक एल्काइल हैलाइड है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन कहते हैं, और हायर एल्केन बनती है। कितनी हायर एल्केन, कितने कार्बन की, जितने कार्बन एल्काइल हैलाइड में होते हैं उनसे जस्ट डबल कार्बन की। उसके बाद विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल आयोडाइड इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब ये जो कंपाउंड डी बना ये इस कंपाउंड से डिफरेंट है, जिस कंपाउंड से जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड या एन ब्यूटाइल आयोडाइड सोडियम मेटल के साथ करके जो कंपाउंड बनता है। इसका मतलब एन ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब एक स्ट्रेट कार्बन चेन 4 कार्बन की, जब वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब बात साफ है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन डबल हो जाएगी, 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनेगी। कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि ये जो ये वाला स्ट्रक्चर बना, ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये 8 कार्बन की स्ट्रेट चेन नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्रांच है। अब यहां पर हिंट ये है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो जो A है। तो देखो कैसे करेंगे सोल्व, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। यहां पर कहानी ये है, ए का प्राइमरी स्ट्रक्चर 4 कार्बन का मेरे अकॉर्डिंग ये बन सकता है, ये ठीक। अब इसका हमने किया एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, हीट कर दिया ऐसे, यहां से I और इसके बगल वाले कार्बन से H माइनस I, और एक एल्कीन बनेगी ये वाली, ये जो एल्कीन है ये B है, ठीक है। एक रिएक्शन तो ये हो गई। अब ये जो B है, B मतलब ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये B जब वापस HI के साथ करता है रिएक्ट तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कराएंगे, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है। H को वहां पर ऐड करेंगे जहां पर H ऑलरेडी मोर है, I को वहां पर जहां पर H कम है। ये बनेगा कंपाउंड C, ये तो यहां लिख दिया कंपाउंड C, ठीक है। अब देख लीजिएगा, ये A का स्ट्रक्चर, ये C का स्ट्रक्चर। A एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और C एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। फॉर्मूलास दोनों का सेम है, मतलब जो कंपोजिशन है वो सेम है, और दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक प्राइमरी एक टर्शरी, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब इनकी बात को फॉलो कर रहा है। अब आ जाए तीसरे वाली इक्वेशन पर, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। जब इस A का हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल, और ये है DE का मतलब होता है ड्राई ईथर, तो इस कार्बन चेन को जस्ट डबल कर दो उस साइड, तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनेगा D का वो कुछ ऐसा होगा। दिस वन इज D। अब देख लो, जो इन्होंने कहा था कि जो D है, D का जो स्ट्रक्चर है
वो उस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है जो बनता है एन ब्यूटाइल आयोडाइड से। वो स्ट्रेट हो जाता जबकि ये ब्रांच में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपके सामने है और आप यकीन मानिएगा एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बस एक छोटा सा फर्क है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में आई की जगह पर लिया गया था Cl क्लोरीन और बाकी सब कुछ सेम। और यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दे रखा है, वहां भी हमने दिया था। तो ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज में से आ गया है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट करनी है इक्वेशन हमें। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इनका हमें बनाना है प्रोडक्ट। ये एनिसोल का स्ट्रक्चर है। एनिसोल एक एरोमेटिक ईथर है और आप सभी जानते हैं कि जब एनिसोल के ऊपर हम लोग एडिशन करते हैं HI का, HI टूटता है H+ और I- में, तो बॉन्ड यहां से टूटता है, ये माइनस ये प्लस। बेंजीन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटता, इस बात को भली भांति जानते होंगे सभी बच्चे। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि बेंजीन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। रेजोनेंस होता है यहां पर, ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो अंदर जाते हैं रेजोनेंस में बार बार, और रेजोनेंस क्योंकि कॉन्टिन्यूसली चलता है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जिसके अंदर होगा वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ओके, इसलिए कंपैरेटिवली बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, ना कि ये वाला। यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद यही आपने आंसर भी दिया होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट। अगर हम फिनोल का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल मतलब TNP मतलब पिक्रिक एसिड बनता है। तो इसकी रिएक्शन ये रहेगी आपके सामने। ये तो है फिनोल का स्ट्रक्चर, एक NO2 यहां पर, एक NO2 यहां पर और एक NO2 यहां पर। मेन प्रोडक्ट तो ये, बट साथ में इसके H2O भी रिलीज होंगे। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, TNP बोलते हैं शॉर्ट में, और कभी कभी पिक्रिक एसिड भी हम लोग इसे बोल देते हैं। ठीक, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसे हम लोग ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में ये तो गिवन है ग्रिगनार्ड, और ग्रिगनार्ड हमेशा यहां से ब्रेक होता है, ये माइनस और ये प्लस। ये एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अपना कार्बोनाइल बॉन्ड ब्रेक करेगा, प्लस माइनस। सबसे पहले स्टेप में आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले तो बनेगा ये बनेगा। उसके बाद जैसे ही इसका HOH किया जाएगा, मतलब H+ OH-, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देना, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, इसीलिए आप लोग यहां रख देना H+ और यहां रख देना OH-। कहने का मतलब एक अल्कोहल बनेगा ये वाला फाइनल प्रोडक्ट। अब आपकी मर्जी है कि रिएक्शन को आप कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट फाइनल, ये फाइनल प्रोडक्ट। चाहे तो फाइनल प्रोडक्ट दिखा दे आप लोग, चाहे रिएक्शन को ऐसे कंप्लीट करके दिखा दे। पहले स्टेप में ग्रिगनार्ड और फॉर्मेल्डिहाइड को ऐड करिएगा, दूसरे स्टेप में आप लोग उसे H2O के साथ रिएक्शन कराकर फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिएगा।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, रीजन देना है आपको इसका फर्स्ट वाले पार्ट का। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोस फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं देता? फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। बेंजोइक एसिड उसके साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है और इसलिए फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड के ऊपर नहीं हो पाती। ऐसे आपको आंसर देना है। सेकंड, HCHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CHO टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। देखिएगा, HCHO का स्ट्रक्चर तो होता है ये, और जी CH3CHO का स्ट्रक्चर होता है ये। जब ये HCN रिएक्ट करता है, मैं यहां लिख रहा हूं HCN को, तो ये H प्लस और Cn माइनस में टूट जाता है, जो कि Cn माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है Cn माइनस, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे ही यहां पर ये प्लस और ये माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल जब यहां अटैक करेगा या फिर यहां अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव आयन वहां अटैक करेगा जहां पर उसे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिले या फिर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम मिले। ओके, अब एक्चुअली कहानी क्या हो रही है? कहानी ये हो रही है कि इस वाले केस में मतलब CH3CHO में ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए ये Cn माइनस यहां पर अटैक करेगा विद लेस स्पीड, कम स्पीड से, क्योंकि ये मिथाइल इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये भी निगेटिव और यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी मिलेगी इसे, तो थोड़ा सा रिपल्शन वाला केस हो जाएगा। बट यहां पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ इस कार्बन पर, तो रिपल्शन कम है। ध्यान रखना आप लोग इस बात के लिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, उनमें रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हिंड्रेंस की, और हिंड्रेंस को आप सिंपल भाषा में से मानिए बल्क ऑफ कार्बन। बल्क ऑफ कार्बन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं साइज ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बात हम लोग करेंगे अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, विनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द कार्बोक्सिलिक एसिड शुड डिक्रीज the acidity of corresponding carboxylic acid due to resonance। डिक्रीज कर देता है, बट on the contrary it increase the acidity। तो ये एसिडिटी डिक्रीज करता है। दोबारा पढ़ते हैं, विनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड शुड डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू रेजोनेंस, बट on the contrary it increase the acidity। उसके साथ साथ ये एसिडिटी को भी इंक्रीज करता है। तो एसिडिटी को तो ये डिक्रीज इसलिए करता है, अगर मैं डायग्राम से आपको बनाकर दिखाऊं, डायग्राम C डबल बॉन्ड O और ये इधर यहां पर OH, विनाइल ग्रुप लगा दीजिएगा यहां पर। विनाइल ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप। ओके, तो विनाइल ग्रुप के अंदर मिलता है रेजोनेंस, ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड है यहां पर। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण ये इसकी एसिडिक पावर को या इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है,
डिक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पर इस वाले बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है यहां पर ये, तो कभी ये डबल बॉन्ड इसके साथ, कभी इसके साथ, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बढ़ रही है, ठीक। बट विनाइल ग्रुप खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप, क्योंकि डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब बात साफ है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक पावर को इंक्रीज करते हैं और डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक पावर को डिक्रीज करते हैं। रेजोनेंस के कारण भले ही इसकी एसिडिटी कम हो रही हो, लेकिन -I इफेक्ट के कारण इसकी एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा इसके अंदर? राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद फॉलोइंग। ध्यान से देखिएगा सब बच्चे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये, ग्लूकोज का हमने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना लिया, सभी स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को जानते हैं। अगर हम HCN का एडिशन कराएंगे ग्लूकोज के ऊपर, तो कार्बोनाइल बॉन्ड पर कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। साइनोहाइड्रिन नाम का एक कंपाउंड बनेगा। ये कार्बोनाइल बॉन्ड में से एक, जैसे ऑक्सीजन पर H चला जाएगा और कार्बन पर CN चला जाएगा। वहीं अगर हम इसका ब्रोमीन वाटर के साथ में करते हैं रिएक्शन, तो ध्यान रखना ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज के साथ में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है और इसे कन्वर्ट कर देता है COOH में, ठीक। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एसिटाइल ग्रुप की, एक्चुअली एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं हम लोग इसे, ये तो यहां पर क्या होगा, इसके 5 मॉलिक्यूल आएंगे और जी ग्लूकोज के जो 5 OH है, 4 यहां पर और एक यहां पर, इनके साथ कंबाइन करेंगे और यहां पर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ओके, ये एसिटाइलेशन है ग्लूकोज का, तो ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कंप्लीट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने अपनी टेस्ट सीरीज में दिया था। तो मुझे उम्मीद है सेट 1 का सेक्शन सी भी आपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सोल्व किया होगा और हमारा जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो भी आपको समझ आया होगा। आज के इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 1 का, ये जो सेक्शन डी है और उसके बाद में सेक्शन ई है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।